1857 भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक जबरदस्त विद्रोह की जिसने एक व्यापार करने आई कंपनी के शासन को उखाड़ फेंका और एक पूरे साम्राज्य को जन्म दिया। तो चलिए आज बात करते हैं 1857 के महासंग्राम की। लेकिन सोचिए जरा, राइफल की गोलियों पर हुआ एक छोटा सा झगड़ा भला एक इतनी बड़ी कॉरपोरेशन को कैसे गिरा सकता है जो पूरे उपमहाद्वीप पर राज कर रही थी? सवाल तो बड़ा है। तो चलिए इस सवाल के जवाब के लिए कहानी की हर एक परत को खोलते हैं। अच्छा, इस घटना को समझने की शुरुआत ही इसके नाम से होती है। बड़ी दिलचस्प बात है कि इसका कोई एक नाम है ही नहीं जैसे सब मानते हो। इसको देखने के नजरिए शुरू से ही बिल्कुल अलग अलग रहे हैं। एक तरफ ब्रिटिश इतिहासकार हैं जो इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, मतलब बस सैनिकों की एक बगावत। तो वहीं दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे भारतीय राष्ट्रवादी इसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम मानते हैं। सोचिए, एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग नाम, और यहीं से इसकी गहराई समझ में आती है। देखिए, ये जो विद्रोह था ना, ये कोई एक दिन में अचानक नहीं हुआ। असल में ये तो दशकों से जमा हो रहे गुस्से का नतीजा था। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बारूद का ढेर जो कंपनी के राज में धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। तो इस बारूद में था क्या क्या? मोटे तौर पर 4 चीजें थी: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री कारण। इन्हीं चारों ने मिलकर पूरे भारत में लोगों के दिलों में असंतोष की आग भर दी थी। पॉलिटिकल मोर्चे पर सबसे बड़ा ट्रिगर था लॉर्ड डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। बड़ी सीधी सी लेकिन बहुत खतरनाक नीति थी कि अगर किसी राजा का अपना कोई वारिस नहीं है तो बस उसका राज्य सीधा कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। और इस नीति का इस्तेमाल भी खूब हुआ। सतारा, नागपुर, झांसी, एक के बाद एक कई बड़े राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। अवध को तो कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया। इससे हुआ ये कि बाकी राजघरानों में एक डर बैठ गया कि भाई अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। लेकिन ये बेचैनी सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही नहीं थी। कंपनी की जो आर्थिक नीतियां थीं, उनकी मार गांव के किसान से लेकर शहर के कारीगर तक सब पर पड़ रही थी। एक तो जमीन पर इतना भारी टैक्स, ऊपर से ब्रिटेन से जो सस्ता मशीन से बना सामान आ रहा था, उसने यहाँ के छोटे उद्योगों को तबाह कर दिया। किसान और कारीगर दोनों की ही कमर टूट चुकी थी। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सेना में जो ज्यादातर सिपाही थे वो इन्हीं किसान परिवारों से आते थे। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दिक्कतों के साथ साथ एक सोशल और रिलीजियस एंगल भी था। लोगों में एक डर फैल रहा था कि अंग्रेज उनके धर्म और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं। अब देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाने जैसे कुछ सुधार किए, लेकिन उस वक्त के समाज ने इन्हें शक की नज़र से देखा। लोगों को लगा कि ये उनके सामाजिक ताने बाने पर हमला है और उन्हें ईसाई बनाने की एक सोची समझी चाल है। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे अहम कारण पर, सेना के अंदर क्या हो रहा था। ये आंकड़े देखिए जरा। ब्रिटिश सेना में 87%, जी हाँ 87% सैनिक भारतीय थे। मतलब साफ है, सेना की असली ताकत तो भारतीय सिपाहियों के हाथ में ही थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से कम वेतन मिलता था, प्रमोशन के मौके ना के बराबर थे। और तो और जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट ने उन्हें समुद्र पार जाकर लड़ने पर मजबूर कर दिया, जो उस समय कई लोगों के लिए धर्म के खिलाफ माना जाता था। तो अब आप देख सकते हैं, माहौल एकदम तैयार था। राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक परेशानी, सामाजिक डर और सेना में भेदभाव, सब कुछ उबल रहा था। वो जो बारूद का ढेर था ना, वो पूरी तरह से भर चुका था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल के कारतूस। एक अफवाह आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और इन्हें राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। ये तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए उनके धर्म पर सीधा हमला था। इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटी। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और उन्हें फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया तो उन्हें जेल हो गई।
और बस अगले ही दिन 10 मई को उनके साथियों ने जेल तोड़ दी, विद्रोह का बिगुल बजाया और दिल्ली की ओर बढ़ चले। ये आग जो मेरठ से शुरू हुई थी, देखते ही देखते दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में फैल गई और इस विद्रोह को अलग अलग जगहों पर कई बड़े नेताओं का नेतृत्व मिला, जो अपने अपने कारणों से इस लड़ाई में शामिल हुए थे। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के हक के लिए लड़ रही थीं, कानपुर में नाना साहब अपनी पेंशन के लिए, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने राज्य अवध के लिए। इन सभी नेताओं ने अपने अपने लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। हालांकि ये विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर फैला, लेकिन अंग्रेज इसे करीब 1 साल के अंदर ही दबाने में कामयाब रहे। तो अब देखते हैं कि इसके बाद हुआ क्या, इसके नतीजे क्या निकले और इसने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आखिर इतनी नाराजगी और इतनी बड़ी बगावत के बावजूद विद्रोही जीत क्यों नहीं पाए? इसकी कुछ बड़ी और साफ वजहें थीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, विद्रोहियों के पास कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था। उनकी लीडरशिप अलग अलग जगहों पर बटी हुई थी। उनके पास संसाधन मतलब पैसे और हथियार दोनों ही बहुत कम थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास एक संगठित नेतृत्व था, बेहतर हथियार थे और पैसों की कोई कमी नहीं थी। साथ ही देश के कई बड़े राजघरानों और पढ़े लिखे तबके ने इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी। विद्रोह के इस अंत ने भारत पर शासन करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया और यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। तो ये विद्रोह भले ही अपने असल मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा और स्थायी असर छोड़ा। इसने पहली बार भारत के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ खड़ा किया और यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होनी शुरू हुई। तो आखिर में हम इसे कैसे याद रखें? क्या ये सिर्फ एक असफल विद्रोह था या फिर ये उस लंबी लड़ाई का पहला पन्ना था जिसका अंत 1947 में भारत की आज़ादी के साथ हुआ? इसका जवाब शायद इस पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नज़रिए से देखें।